Hello students, welcome once again to the unique classes and in our hashtag that is hashtag Pinnacle Physics कि अब अपने स्टार्ट करते हैं इसके अंदर और न्यू यूनिट न्यू चैप्टर। हम इससे पहले फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर यानी कि एक यूनिट कवर आउट कर चुके हैं जो कि 11 प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी अगर आपने नहीं करी तो। ओके सो आगे बढ़ते हैं, हमें न्यू चैप्टर करना है और ये चैप्टर आता है सेकेंड यूनिट के अंदर। धीरे धीरे आपको यूनिट सिस्टम समझ में आने लग जाएगा, कुछ कुछ अपने को समझ में आने लग गया होगा, है ना। तो द यूनिट नेम इज काइनेमेटिक्स एंड द चैप्टर नेम इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो बिल्कुल बेसिक बात करें तो चैप्टर के नेम को देखें तो हमें चैप्टर का नेम बड़े क्लियरली समझ में आ रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन के अंदर होने वाला मोशन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, है ना। अब एक वर्ड है काइनेमेटिक्स, से क्या चीज़ है, चलो पहले बेसिक बात ही कर लेते हैं जो अपने कह रहे हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो बड़ी ही बेसिक चीज़ें अपने कवर आउट करेंगे और ट्राई करेंगे कि सारे बेसिक्स हम इस चैप्टर के सारे बेसिक्स इस वीडियो के अंदर ही कवर आउट कर लें। फर्स्टली आपको ये जानकारी हो कि मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ही एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम मोशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। और मैकेनिक्स के आगे 3 सब ब्रांचेज हैं। अब हमें याद रखनी है कि ये सब ब्रांचेज वगैरह नहीं, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। तो मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स के अंदर 3 है। एक होती है स्टैटिक्स, एक्चुअली इसका मैकेनिक्स में होना बनता नहीं है वैसे, और दूसरी होती है काइनेमेटिक्स, और तीसरी होती है डायनामिक्स, ठीक है। आराम से सुनते रहो, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं एज यूजुअल। स्टैटिक्स का मतलब देखो, इसमें स्टेशनरी वर्ड की झलक दिखेगी तुम्हें। तो ये स्टैटिक्स किन की स्टडी होती है, जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रखे हुए हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब वो स्टेशनरी है तब जो भी स्टडी करते हैं अपने वो इसमें आती है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका मैकेनिक्स में होना बनता नहीं है, मैकेनिक्स में मोशन झलक के आता है। अब काइनेमेटिक्स, इसके अंदर उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की जाती है दैट आर इन मोशन, और डायनामिक्स इसके अंदर भी उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की जाती है दैट आर इन मोशन। ओके, अब इसमें भी मोशन की स्टडी करनी है, इसमें मोशन वाले ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है। तो डिफरेंस क्या है, काइनेमेटिक्स के अंदर डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ मोशन को देखते हैं, मोशन के कोज को कंसीडर नहीं करते। विदाउट कंसीडरिंग द कोज ऑफ मोशन, माने कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रही है तो वो क्यों मोशन में आया, किस फोर्स की वजह से आया, क्या क्या कंडीशंस लग रही हैं उस पर, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर नहीं देखनी। हमें तो बस ये दिख गया कि हाँ ऑब्जेक्ट चल रहा है, हमें कह दिया कि कार चल रही है तो बस चल रही है, हमें लेन देना के अंदर ड्राइवर बैठा नहीं बैठा, किस तरह से चल रही है, किस स्पीड पर चल रही है ना। हाँ, किस स्पीड पर चल रही है वो हमारे काम की चीज़ है, कैसे चल रही है वो लेना देना नहीं है। बट डायनामिक्स की बात आएगी तो हम, हाँ, यहाँ पे हम जो इसका फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए उसको कंसीडर करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, और ये 1 मार्क की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स। क्लियर, क्योंकि ये यूनिट का नाम है आफ्टर ऑल, तो आपको पता चल गया काइनेमेटिक्स क्या है। आपको पहले तो यूनिट का नाम और चैप्टर का नाम क्लियर हो गया, और इससे ये आइडिया भी मिल गया कि इस यूनिट में 2 चैप्टर है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। तो ये जो 2 चैप्टर हैं ये दोनों काइनेमेटिक्स में आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे हम स्टडी करेंगे मोशन तो करेंगे बट उनका कोज, उनका रीजन वो स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। हमें इसको एज अ सिर्फ सब्जेक्ट नहीं लेना फिजिक्स को कि भाई आपको एक सब्जेक्ट करवाया जा रहा है, आपने उसकी कॉपियाँ लगा ली, बुक्स लगा ली, इसको इंटरेस्ट की तरह लो। आप समझो, इसकी एप्लीकेशन समझो कि इससे क्या क्या किया जा सकता है। अगर आप फर्स्ट जो यूनिट है ना उसके भी एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह आप चेक करोगे तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अपने फिजिक्स की हेल्प से अपने एटमॉस्फेयर की हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। जो क्लाउड घूम रहे हैं जिनकी वजह से रेनफॉल होती है, उन क्लाउड का वेट निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस पे जाना हमें। स्टार्ट करते हैं अपने इसको, बेसिक बात करी। अब जैसे देखो काइनेमेटिक्स से मोशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैकेनिक्स की भी जब बात करी तो ये इसमें 2 वर्ड निकल के आ रहे थे मेनली, एक रेस्ट और एक मोशन, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेस्ट और व्हाट इज मोशन, और होपफुली आपने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी है मैं पहले उसी को रिपीट कर देता हूँ, फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट को और वाइड करते हैं। रेस्ट मैंने हमने सीखा हुआ है कि रेस्ट की डेफिनेशन भी हमें पता है, ये कनेक्ट कहाँ से होगा, 9th क्लास से। 9th क्लास में अगर हमें पढ़ा है, जो कि ऑब्वियसली पढ़ा है,
अब वो याद है या नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं है। याद है तो बढ़िया, नहीं है तो और भी बढ़िया, है ना। याद है तो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं याद तो फ्रेशली इस्टेब्लिश हो जाएगा। रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं तो उसे हम कब कहते थे, लाइक ये मार्कर इस हाथ पे पड़ा है ना, तो ये रेस्ट पे है, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ, देखता रहूँ 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, ये हिलने वाला नहीं है ना। तो ये क्या है, रेस्ट पे। ये बोर्ड इस दीवार पे लगा हुआ है, ये रेस्ट पे है ना, ये चल तो नहीं रहा। टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन बदलने वाली नहीं है, ये यहाँ है, यहाँ था, होपफुली यहीं रहेगा, ठीक है। और मोशन की बात करें तो लाइक अगर आप खड़े हो, आपके सामने से कार निकल के जा रही है, तो दूर थी, पास 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 और फिर वो चलेगी, ये क्या है, मोशन। फैन है, उसके ब्लेड्स घूम रहे हैं, मोशन। क्लियर। तो ये रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है, इनके कुछ एक एग्जांपल देने भी आपको आते हैं, है ना। बट थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को वाइड करें तो हमें ये पता चलता है दैट कि रेस्ट एंड मोशन, इनको जिस तरीके से मैंने भी एक्सप्लेन किया वो ज़्यादा अच्छे तरीके नहीं है, ज़्यादा अच्छा वे नहीं है। एक्चुअली में ये सिंगल टर्म्स नहीं होती, ये रिलेटिव टर्म्स होती हैं। इसका क्या मतलब, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं है और वो कोई भी चीज़ मोशन में नहीं है, तो क्या ये बात सच है या झूठ है? दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं है और कोई भी चीज़ मोशन में नहीं है। कोई भी चीज़, मैं अपनी बात को रिफाइन करता हूँ, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है, पूरी तरह से रुकी हुई है कोई चीज़, ऐसा नहीं है। और कोई चीज़ प्रॉपरली मूव कर रही है, ऐसा भी नहीं है। अब ये क्या हेलुसिनेशन या कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई हमारे पास, सही करते हैं इसको। रिलेटिव टर्म्स का मतलब ये ऐसी टर्म है जो किसी के रिलेशन की हेल्प में कही जा सकती हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरे मार्क्स ना या मेरी हाइट ना ज़्यादा है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि भाई किससे ज़्यादा है ना। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी हाइट 5 मीटर है तो ये एब्सोल्यूट डाटा आ गया। पर मैं कहूँ कि मेरी हाइट ना ज़्यादा है या मेरी हाइट ना कम है, तो इसका मतलब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि किसके रेफरेंस में कह रही हो, किसके रेफरेंस में ज़्यादा है, किसके रेफरेंस में कम है। तो सिमिलर टू दैट ये दोनों चीज़ें रिलेटिव टर्म्स हैं। और इसका बहुत ईजी एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि आप अगर अपने पापा के साथ कार में जा रहे हो कहीं पे, कार में, बाइक पे, किसी भी व्हीकल जो आपको सूटेबल लगता है ना, और कोई भी पर्सन जो सूटेबल लगता है, पापा मम्मी, बस ड्राइवर, है ना। स्कूल जाते हो तो बस ड्राइवर वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो, स्कूल बस का। उनके साथ अगर आप जा रहे हो, है ना, तो क्या होगा, बस ड्राइवर वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि बस ड्राइवर, आप पास वाली सीट पकड़ के बैठे हो, है ना, और एक बच्चा उसमें से आ रहा है, तो उसके पेरेंट उसको देख रहे हैं। तो उसके पेरेंट अगर ड्राइवर को देख रहे हैं तो ड्राइवर अभी रुका हुआ है ना, बच्चा चढ़ गया बस में। अब जब उसने बस स्टार्ट कर ली बस ड्राइवर ने और चली गई बस, है ना, बस अगर चली गई तो उस पेरेंट के लिए वो ड्राइवर कैसा है, मोशन में, क्योंकि ड्राइवर अभी रुका हुआ था बट आगे 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 चला गया। पर आपके लिए तो जो ड्राइवर अंकल हैं वो जितनी दूर बैठे थे वहीं बैठे हैं और बैठे ही आपके लिए। तो पूरी जर्नी में जब से आप वहाँ बैठे हो और उसके बाद जब तक आप नीचे नहीं उतरते तब तक आपका और अंकल की जो पोजीशन है वो सेम है। इट मीन्स आपसे पूछा रहा है अंकल रेस्ट पे है मोशन में, तो आप कहोगे कि वो तो रेस्ट पे ही हैं, हिले थोड़े हैं, बस अपने हाथ हिला रहे हैं स्टीयरिंग के लिए। उन पर्सन की, मतलब ड्राइवर अंकल की बॉडी की बात करें वो तो रेस्ट पे ही है, बट बाहर वाली जनता के लिए, बाहर वाले लोगों के लिए वो मोशन में है, चल रहे हैं ना, बस को लेकर के चल रहे हैं। उनके लिए तो आप भी मोशन में हो। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉइंट जहाँ से ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है ना। आपकी आंखों से देखा गया उन्हीं अंकल को तो वो रेस्ट पे है, बाहर वाले पर्सन की आंखों से देखा गया तो वो मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। पहला तो ये कि ये दोनों जो है ना वो रिलेटिव टर्म्स हैं, माने कि सेम टाइम पे एक बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है और एक बॉडी मोशन में भी हो सकती है। तो इसलिए आपको अगर पता करना है कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है तो आपको पहले रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि आप किसके रेफरेंस में पता करना चाहते हो, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी कोई आपसे कहे कि टेल मी दैट इज दिस बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन, देन ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। लाइक आपसे पूछा जाए, कोई एक बड़ी सी चीज़ ले लेते हैं, कोई बड़ा सा मोन्यूमेंट लाइक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, या इंडियन ही ले लेते हैं हम तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आपसे पूछा जाए कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एट रेस्ट, रेस्ट पे है या मोशन में है, तो आप
में से मोस्टली शायद ये जवाब दे दें कि हाँ ये रेस्ट पे है। बट इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा कि इंफॉर्मेशन इज़ नॉट कंप्लीट। इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है अभी, ये बताने के लिए कि इंफॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट। पहले मैं आंसर लिख देता हूँ। हाँ, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। और क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं दे रखा। अभी मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ कि इसको आप रेस्ट पे भी कह सकते हो, मोशन में भी कह सकते हो। लाइक अगर अर्थ वाले जो लोग हैं, जो भी विजिटर्स हैं, जो उसको देखने जा रहे हैं, तो उनको तो पता है कि ये मोन्यूमेंट हिलता नहीं है, ये खड़ा है, हम लोग आगे देख रहे हैं इसको, तो हमारे लिए, सबके लिए वो रेस्ट पे हो गया। बट अगर आप एक एस्ट्रोनॉट बन जाएं, ठीक है, अगर आप एक एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं, आप अर्थ से बाहर गए हुए हैं और वहाँ से स्पेस के अंदर ही, ठीक है, स्पेस वॉक कर रहे हैं, और वहाँ पे स्पेस वॉक करते करते आप किस सिस्टम के थ्रू सपोज इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख पा रहे हैं। अब आपको क्या पता है कि अर्थ मोशन करती है ना अपने एक्सिस पे, और अराउंड द सन दो तरह के मोशन करती है, एक भी नहीं। अब अगर आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ के ऊपर वो स्टैच्यू है, जैसे लाइक अब ये जो मार्कर है ये इस हैंड के साथ है ना, अगर ये हैंड मूव कर रहा है तो क्या आपको मार्कर भी मूव करता हुआ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो अगर आप उधर स्पेस वॉक करते हुए एस्ट्रोनॉट वाली नज़र से देख रहे हो तो आपको ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूव करता हुआ दिखेगा, है ना। एक तो स्पिनिंग मोशन दिखेगा इसका, और एक रिवॉल्विंग मोशन भी दिखेगा। तो अभी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको रेस्ट पे लग रहा था वो क्या हो गया? मोशन में हो गया, ठीक है, बिकॉज हमने रेफरेंस पॉइंट वो चुना। जब हमने रेफरेंस पॉइंट अर्थ पे चुना था तो हमें रेस्ट पे दिख रहा था। एक्चुअली इसलिए दिख रहा था क्योंकि हम भी तो अर्थ के साथ साथ मूव कर रहे हैं। ये जस्ट वैसा ही है कि लाइक एक कार चल रही 50 किलोमीटर पर आवर पे, आप साथ में एक और कार चला दो उसके 50 किलोमीटर पर आवर पे, तो दोनों कार एक दूसरे के साथ में कैसे रहेंगी? रेस्ट पे लगेंगी। लोगों को लगेगा कि ये चल रही है और ये भी चल रही है, बट इन दोनों को आपस में लगेगा कि हम दोनों तो रेस्ट पे हैं। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी चीज़ के बारे में कहा जाए कि ये चीज़ रेस्ट पे है, मोशन में है, तो वो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन अधूरा है। आपसे पूछा जाना चाहिए, या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, टीचर ने से पूछा तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि सर प्लीज़ मेंशन द रेफरेंस ऑफ पॉइंट, है ना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। उल्टा पुल्टा हो गया था। प्लीज़ मेंशन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्लियर? अगर वो नहीं है तो आप नहीं बता सकते। आई थिंक इतना डिस्कशन अच्छी खासी है इसको समझने के लिए। होपफुली आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अपने। तो आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ दुनिया में रेस्ट पे नहीं है। आप हर रेस्ट वाली चीज़ को स्पेस में चले जाओ, आपको मोशन में दिखेगी वो चीज़। और मोशन में कोई भी चीज़ आप कह रहे हो तो उसके साथ में एक और मूव करती हुई चीज़, उसी का सेम रिपीट मोशन, है ना, डुप्लीकेट मोशन इसमें डाल दो तो इसके रिस्पेक्ट में ये किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। क्लियर? तो आप हर रेस्ट वाली चीज़ को मोशन में ला सकते हो, मोशन वाली चीज़ को रेस्ट में ला सकते हो। पावरफुल हो गए ना, नॉलेजफुल हो गए एक्चुअली। क्लियर? तो दीज आर रिलेटिव टर्म्स। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि ये रिलेटिव टर्म्स हैं, आपको प्रूव करना हो तो आप कैसे प्रूव करोगे? आप ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, या कोई भी और अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हो, जो भी आपका मन करे, जो भी क्रिएट करो आप एग्जाम्पल कर सकते हो। ओके, अब आगे चलते हैं। रेस्ट हमें पता चल गया, मोशन हमें पता चल गया। अब मोशन के अंदर हम टाइप्स ऑफ मोशन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन के। भाई मोशन होता कितने तरह का है? तो अगर बिल्कुल बेसिक इसका कैटेगराइजेशन करें तो किस बिहाफ पे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं? लाइक मैं अगर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता है क्या चीज़ होती है? एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और इलैबोरेशन करेंगे जब इसके टॉपिक की बात करेंगे। तो अब कितने एक्सेस चाहिए होते हैं आपने को किसी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए? तो उसके बिहाफ पे मोशन इज ऑफ 3 टाइप्स। एक होता है 1D मोशन, माने कि 1 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट इज 2D मोशन एंड द थर्ड वन इज 3D मोशन, है ना। हमें इनका आइडिया भी होगा। लाइक एक ट्रेन है, वो एक ट्रैक पे जा रही है, सीधा ट्रैक है। हमारा ट्रैक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, एक सीधा ट्रैक है, उस पर ट्रेन जा रही है, तो क्या होगा? यहाँ थी ट्रेन, फिर यहाँ आ गई, 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 इस तरह से ट्रेन मूव करी जा रही है। तो हमें इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए सिर्फ एक लाइन की ज़रूरत है। इसी एक लाइन पे सारी हम इसकी बातें कर लेंगे कि कहाँ थी, कहाँ पे है, बीच में कितना मोशन किया, कितनी वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन है तो कितना है, सब कुछ सिर्फ एक ही लाइन से हो जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन।
क्लियर। बट अगर लाइक इस बोर्ड पे कोई एक चींटी है, कोई एक बग है ना, कोई एक इंसेक्ट है, वो ऐसे मोशन कर रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ चला जाता है, कभी फिर यहाँ आ जाता है, कभी फिर यहाँ आ जाता है, लाइक इस तरह का मोशन अगर वो कर रहा है, तो अब इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक लाइन नहीं है लग सकती। देखो सिंगल लाइन के अंदर अगर इस लाइन में इसको लेते हैं तो बाकी सारे पॉइंट रह जाएंगे, इसको इंक्लूड करते हैं तो फिर बाकी रह जाएंगे। इट मीन्स इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको क्या चाहिए, इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो लाइंस चाहिए जो आपको बड़े अच्छे से आती हैं। 9th क्लास से आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक एक्सिस एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक एक्सिस वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, है ना। इसके बिहाफ पे आप हर पॉइंट को एक लोकेशन देते हो जिसको आप क्या कहते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स, है ना, जिसमें ऑर्डिनेट और एब्सिसा होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, हर एक पोजीशन को लोकेट कर सकते हो, उनके बीच की सारी बातें कर सकते हो कि कितनी वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन। माने यहाँ पे आपको क्या चाहिए, दो एक्सिस चाहिए, एक एक्सिस से काम चलने वाला नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2D मोशन। ठीक है, अब इसकी बात भी छोड़ते हैं। अब मान लो कि एक, ये तो क्या था, एक इंसेक्ट, हमने क्या कहा था, एक चींटी है, लाइक एक बग है। अब मान लो कोई फ्लाइंग इंसेक्ट है, एक मच्छर है ना, जानवर से ले रहे हैं हमने सारे छोटे छोटे। अब मान लो वो यहाँ था, यहाँ से अब उड़ करके यहाँ पे आ गया। अब उड़ा कैसे, हवा में उड़ेगा ना, तो इधर था पहले, फिर इधर से इधर आया होगा, फिर अब इधर चल के नहीं आ रहा हो, इधर भी उड़ के आया। ठीक है, या फिर आप अपनी ही बात ले लो, आप यहाँ पे हो, फिर आप यहाँ चले जाओ, इस मार्कर की बात ले लो, कोई भी एक ईजी एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक ये मार्कर है, यहाँ से यहाँ चला गया। अब ये मार्कर जो है ये कहाँ पे है, कहाँ पे मतलब रूम में है, मेरे हाथ में, ये वाला आंसर नहीं चाहिए। कहाँ है ये, एक 3D स्पेस में। अगर इस दीवार को अपने एक प्लेन माने, या अपना जो रूम होता है उसके नीचे वाले कॉर्नर को आप बड़े आसानी से ओरिजिन मान सकते हो, इसको एक्स एक्सिस मान सकते हो, इधर वाली जो कॉर्नर की लाइन होती है उसको आप वाई एक्सिस मान सकते हो, बाहर निकलती जो लाइन होती है उसको जेड एक्सिस मान सकते हो। तो ये एक्स एक्सिस से भी कुछ दूर है ना, वाई एक्सिस से भी और जेड एक्सिस से भी। तो मैंने अगर ये स्पेस के अंदर मूव कर रहा है कहीं पे 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन मतलब हमारी जो दुनिया वो 3 डायमेंशन है ना, तो इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो फ्लाइंग इंसेक्ट है, जो फ्लाई है, हाउस फ्लाई है, वो मूव कर रही है, हम मूव कर रहे हैं, हमारा मार्कर मूव कर रहा है, हमारी कार मूव कर रही है, जो भी कुछ मोशन हो रहा है, मतलब रियलिटी में जो मोशन मोस्ट ऑफ द केस के अंदर हमें दिख रहा है इस स्पेस के अंदर, वो कौन सा है, 3 डायमेंशन मोशन। और आपको दिख रहा है कि इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं सिर्फ 1D मोशन से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब अपने अगर टाइप ऑफ मोशन में आगे बात करें, मतलब वो क्या था ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब अपने अगर सिस्टम जो है बेसिस जो है वो बदल दें तो अलग कैटेगरी हो सकती है। लाइक अब अपने बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट का किस तरह का रास्ता होता है। तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली 3 में हम डिवाइड कर सकते हैं एट इनिशियल लेवल। लाइक एक को कह सकते हैं रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मतलब लाइंस की फॉर्म में कि कोई मोशन इस तरह से कर रहा है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन नाम से क्लियर है कि कोई गोल गोल घूम रहा है। सर्कुलर के अंदर रोटेशन भी आ जाएगा और रिवोल्यूशन भी आ जाएगा। फिर हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं ओसिलेशन। ओसिलेशन मतलब अपनी पोजीशन से कभी आगे और कभी पीछे। ओके, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन, ये इसमें आ जाएगा ओसिलेशन, मतलब वाइब्रेशन भी ओसिलेशन के अंदर ही आ जाएगा। तो बेसिकली ये 3 तरह के मोशन हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। तो ये ब्रीफली कैटेगराइजेशन हो गया टाइप ऑफ मोशन का। अब नेक्स्ट जो हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है दैट इज अबाउट पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके नाम में भी इसका काम छुपा हुआ है। पॉइंट और ऑब्जेक्ट 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, कोई भी जो चीज़ है जो भी अंडर हमारे कंसिडरेशन है, जिसकी स्टडी चल रही है, वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब उस ऑब्जेक्ट को आप एक पॉइंट मान करके स्टडी करोगे। लाइक अभी अपन ने एक ट्रेन की बात करी थी, ट्रेन की जर्नी देखी थी, तो अपन ने क्या कहा था, ये रही ट्रेन, ये रही ट्रेन, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब बताओ असल ज़िंदगी में ऐसी ट्रेन होती है नहीं, बट अपने क्या कर रहे थे, उसको एक पॉइंट मान के बात कर रहे थे। तो इसे आप कहोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट।
किसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो और किसको नहीं मान सकते हो, इस पर कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि बॉडी या तो खुद पॉइंट साइज की हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, अदरवाइज अगर उसकी जो ये जर्नी है उसमें जितना उसने पाथ कवर किया वो उसके साइज से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। लाइक हमारा साइज काफ़ी बड़ा है वैसे, बट अगर अपने हमारी जर्नी काफ़ी किलोमीटर्स की हो, मीटर की नहीं किलोमीटर्स की अगर हमारी जर्नी हो, तो हम अपने आप को क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बेसिक सा फंडा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कब आप कंसीडर कर सकते हो, जब आपकी बॉडी का साइज यानी कि आपके ऑब्जेक्ट का साइज आपके जर्नी से, पाथ से काफ़ी छोटा हो, या कहो कि जर्नी का साइज काफ़ी बड़ा हो, तब आप उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो। क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नॉट कॉन्सर्ट, कॉन्सेप्ट जो है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज रिटन ओवर हियर। अब ये क्या चीज़ है, ये एक नया वर्ड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आराम से ध्यान से समझते हैं, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ये देखो, पहले इसका नाम देखो, इसके नाम को डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेम, फ्रेम आपने कहाँ पे देखा है, कहाँ पे सुना है वर्ड, लाइक फोटो फ्रेम। फ्रेम क्या करता है, क्या फ्रेम मेन चीज़ होती है, नहीं, पिक्चर जो है उसके अंदर वो मेन चीज़ होती है, बट फ्रेम क्या करता है, उस पिक्चर को उस जगह पे होल्ड करने का काम करता है। ओके। रेफरेंस, रेफरेंस मतलब रेफरेंस कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो अगर इनके मीनिंग आपको बेसिक मीनिंग पता है तो आपको इसका मीनिंग समझ में आना आसान हो जाएगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, लाइक एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, आपने क्या किया है, हमने बहुत बारी ऐसे डायग्राम वगैरह बनाए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, आप ऐसा करते हो है ना, इधर आप एक्स एक्सिस लिखते हो, इधर आप वाई एक्सिस लिखते हो, इधर आप ओरिजिन लिखते हो। आप कहते हो पहले पॉइंट यहाँ पे था, फिर पॉइंट चल करके यहाँ चला गया, ठीक है। इसमें आप मुझे भी कह सकते हो कि आपने बताया था, आप भी ऐसे करते हो, है ना, बट आपने कभी भी सोचा ही ओरिजिन एक्चुअली में है कहाँ, ये एक्स एक्सिस ऐसे ही क्यों है, क्या एक्स एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, वाई एक्सिस ऐसे ही क्यों है, क्या वाई एक्सिस ऐसे हो सकता है। हाँ, ये एक्स वाई वाला शायद क्वेश्चन आपके माइंड में इसलिए नहीं आया हो कि हमें जब स्टार्टिंग में बताया जाता है तो हम कहते हैं एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस, तो ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही है। चलो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि ओरिजिन यहाँ, ये ओरिजिन चीज़ कहाँ है कहाँ चीज़ ये, और शायद हमारे माइंड में क्वेश्चन आया भी हो, बट कहीं ना कहीं दब के रह जाता है। तो अब ये क्वेश्चन बाहर निकलेगा। हमको कहा है कि आपको फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट या इन सबको एज अ चैप्टर नहीं लेना, इन सबको आपको ऐसा समझना है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उनको ग्रैस्प करना है, ठीक है। तो जो हम डिस्कस कर पा रहे हैं वो तो करना ही है, उसके अदर भी आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसके अंदर जाके उसके अंदर सर्च करो आप, और उसके अंदर जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं अपने अंदर डाल लो वो सारी चीज़ें, ठीक है। डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। लाइक की ओरिजिन है, अभी ओरिजिन चीज़ क्या है कहाँ ये, तो अभी एक्स है, वाई है, अच्छा अगर तीसरा भी इंट्रोड्यूस कर दें इसमें, चलो एक साथ तीनों की बात खत्म हो जाएगी। दिस इज जेड एक्सिस, है ना, जेड वैसे एक्चुअली कहाँ होता है, बाहर या फिर अंदर की तरफ, है ना। अभी बना नहीं सकते ऐसा, इसलिए हम ऐसा बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता है, बट क्वेश्चन वहीं का वहीं रह गया कि ओरिजिन कहाँ होता है, तो ये कहीं भी नहीं होता, या कहो कि ये हर जगह होता है, तो दोनों आंसर सही हैं। फिर तो ये कुछ भगवान जैसी चीज़ होगी, है ना, समथिंग लाइक गॉड, कहीं भी नहीं और हर जगह। देखो, ओरिजिन माने एक ऐसा पॉइंट जिसको आपने ओरिजिन लेके चलना है। ओरिजिन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग, है ना, जिसको आपको रेफरेंस पॉइंट लेकर के चलना है। अब वो रेफरेंस पॉइंट आप कहाँ मानते हो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सपोज इस रूम में कोई बॉडी मोशन करने वाली है, तो हमें उसकी मोशन की स्टडी करनी है, तो हमें एक पॉइंट को ओरिजिन मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी अपने सीखा रेस्ट और मोशन सारे के सारे रिलेटिव टर्म्स हैं, तो किसके रिलेशन में अपनी बातें करेंगे तो आपको वो पॉइंट तो चाहिए ना जिसके रिलेशन में आप सारी बातें करने वाले हो, चाहे रेस्ट की चाहे मोशन की, तो कोई पॉइंट चाहिए। क्लियर? तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अभी अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी आएंगे। पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ? तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ हो सकता है? वो कहीं भी हो सकता है एज पर योर कन्वीनियंस। हाँ, हमारे रूम के अंदर हम इजीनेस के लिए कहाँ किसको मान सकते हैं? सबसे इजी तरीका है कि हमारे रूम के अंदर 8 कॉर्नर्स हैं, 4 फ्लोर पे, 4 सीलिंग पे। आप क्या करो, किसी भी एक कॉर्नर को ओरिजिन पकड़ के मान लो, ठीक है। और मोस्टली मैं इधर वाले कॉर्नर को ओरिजिन एज्यूम करवाता हूँ, या इधर वाले कॉर्नर को, क्योंकि ये दोनों मेरे पास
है ना। और इसमें से ये वाली लाइन जो होगी नीचे वाली, फ्लोर पे एक लाइन सी बनती हुई दिखती है ना कॉर्नर, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन हो जाएगी वाई एक्सिस, और इधर जो बाहर लाइन निकल रही होगी ये हमारा हो जाएगा जेड एक्सिस, पॉजिटिव वाले, ठीक है। उस तरफ नेगेटिव एक्स उस रूम में, है ना। इधर पड़ोसियों के घर में क्या होगा, जेड, नेगेटिव जेड, और इस दीवार के नीचे नेगेटिव, है ना। इसके नीचे क्या होगा, नेगेटिव वाई। तो इस तरह से आप मान सकते हो। क्लियर हुई बात कि कोई भी एक पॉइंट जहाँ से आपको सब चीज़ों को देखना है, जहाँ पे आपने बैठ जाना है, सब चीज़ों को देखना है, रिकॉर्ड करना और सारा का सारा कैलकुलेशन करना है, तो वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस की थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आप कहाँ ले सकते हो। और एक बीच में मैंने बात छेड़ी थी कि भाई एक्स एक्सिस ऐसे क्यों लेते हो आप, तो इस चैप्टर के अंदर और इस यूनिट के अंदर करते करते कई बार आप एक्स एक्सिस को ऐसे भी लोगे तो ले सकते हैं हमने। मेन कंडीशन ये होती है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है। हाँ, तो अगर एक्स एक्सिस ऐसे है तो वाई एक्सिस भी, उसको भी शिफ्ट होना पड़ेगा, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इन सच अ वे दैट द एंगल इज 90 डिग्री। एंगल में कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई बात। तो इनको मूव किया जा सकता है, फिर तो ये कहीं भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट अपना रीच करो, अपना वाइड करो एंगल। ओके, अब आगे चलते हैं अपन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना रह गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा फ्रेम माने एक ढांचा हो गया ना, एक होलो लाइक स्केलेटन टाइप कुछ एक चीज़ होगी जिसके थ्रू हमने समझना है। जो हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, जो आज तक लेते आए हैं और जो आगे भी लेते रहेंगे इन द स्कूल, कॉलेज में शायद हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेम वो अपने लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, या आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, माने एक्स वाई जेड वाला जो मैंने यहाँ बना रखा है, जिसके अकॉर्डिंग हम 3 एक्सिस को लेना प्रेफर करते हैं, 3 ऑर्थोगोनल एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और हम इसके हर पोजीशन के, हर पॉइंट की लोकेशन हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, हमें एक तरह से एक डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट की लोकेशन बता पाएँ। जैसे इस दुनिया में, इस तरह की जो दुनिया है, इस तरह की दुनिया के अंदर हम किसी पॉइंट की लोकेशन कैसे बताते हैं, आपको सबको पता है, एक्स वाई जेड इन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में बताते हैं। अगर जेड नहीं होता तो एक्स को वाई में बताते हैं, और जेड है तो एक्स वाई जेड तीनों में बता देंगे, है ना। तो इस दुनिया में हर पॉइंट की लोकेशन बताई जा सकती है। तो एक प्रॉपर अच्छी दुनिया है जिसको अपने कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यही वाला अपने आगे लेकर के चलेंगे पूरी 11th में और पूरी 12th में। बट इसके अलावा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक होता है स्फेरिकल। अब इसको याद रखना है क्या? बिल्कुल भी याद नहीं रखना, जिसमें मैं बता रहा हूं। स्फेरिकल या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं पोलर। ये आप मैथ्स में पढ़ोगे, मैथ्स के अंदर आप पढ़ोगे 11th मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 5, है ना। सही वाली जो मैथ्स है 11th की, उसके अंदर आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5, ओके। और एनसीईआरटी के अंदर, सही वाली मतलब एनसीईआरटी वाली जो बुक है ना, तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर वाली। वहाँ पे आप पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ोगे, एरोगेंट प्लेन पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि लाइक आप किसी पॉइंट की लोकेशन ढूंढने के लिए ये तरीका तो अपना ही सकते हो। इसके अलावा एक और मेथड अपना सकते हो। लाइक आप क्या करो, एक रेफरेंस लाइन, इसमें आपको एक्स वाई जेड 3 एक्सिस फिक्स करने पड़ते हैं ना, इसमें आपको क्या फिक्स करना पड़ेगा, इसमें आपको एक रेफरेंस लाइन फिक्स करनी पड़ेगी और एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। लाइक दिस इज रेफरेंस लाइन। अभी मैं एक बार 2D की बात कर रहा हूँ। जैसे 2D में आपको एक्स और वाई सिर्फ ये 2 फिक्स करने पड़ते हैं, इसके अंदर एक रेफरेंस लाइन और एक रेफरेंस पॉइंट। अब इसके आसपास जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब की लोकेशन कैसे आप बताओगे, उनकी लोकेशन आप बताओगे। मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ फिलहाल, आर कोमा थीटा की फॉर्म में। अब ये आर और थीटा क्या चीज़ है भाई, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये कितना दूर है, वो डिस्टेंस आर, और इस रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है ये लाइन, वो होता है इसका एंगल थीटा। अब सोच के देखो कि अगर आपको किसी का आर और थीटा पता चल जाए तो क्या आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे। जैसे आपको यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाए तो आप उस तक पहुंच सकते हो। लाइक आपको बता दें 3,4, तो आपको पता है ओरिजिन से स्टार्ट करना है, इधर 3 स्टेप चलने, फिर मुड़ जाना वाई की तरफ, फिर 4 स्टेप चलने, और आपको ये पॉइंट मिल जाएगा 3,4। सिमिलर टू दैट आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, रेफरेंस पॉइंट से। आप पहले थीटा यूज कर लो कि थीटा माने आप जो अपना हेड है वो कहाँ शिफ्ट करो, थीटा जो भी आपको बता रखा है, लाइक ये हो 1 मीटर, 30 डिग्री,
क्लियर। तो आपको पता है कि यहाँ से आपको 30 डिग्री एंगल पे शिफ्ट करके देखना है, वहाँ चलना स्टार्ट करना है, और कितनी दूर जा रहा है, 1 मीटर दूर जाना है। तो क्या आप सिर्फ एक ही पोजीशन में पहुँचोगे? हाँ, उसी पोजीशन में पहुँचोगे जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए था। क्लियर। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है। अब इनको भी हटा देते हैं। एक और भी सिस्टम होता है, हमें करना XYZ वाला ही है, बस मैं बता रहा हूं ताकि आपका एक्सपोजर हो, आपको समझ में आए कि इसके अलावा भी और सिस्टम चलते हैं। अब इसके अंदर अगर अपने 3D ऐड कर दें तो एक एंगल और ऐड हो जाता है, r थीटा के बाद फाई, तब वो सिस्टम को पोलर की बजाय स्फेरिकल सिस्टम कहना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, और कुछ कुछ ऊपर से भी जा रही हैं, नेवर माइंड। एक और सिस्टम होता है सिलेंड्रिकल सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर जैसे अपनों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस माने थे, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, एक स्फीयर मान करके चलते हैं। इसमें अपने दुनिया को क्या मान के चलते हैं, एक सिलेंडर। अब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, हर पॉइंट की एक पोजीशन डिफाइन करोगे, ठीक है। आई होप थोड़ा टेंशन वाला माहौल बन जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, फटाफट से सारा कुछ हटा रहा हूँ जो भी एक्स्ट्रा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मतलब है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसी एक बॉडी रेफरेंस की, जिसके बिहाफ पे आप सभी पोजीशंस को, सभी पॉइंट्स को एक प्रॉपर एड्रेस लोकेट कर पाओ। बिल्कुल आसान वर्ड्स के अंदर, प्रॉपर वर्ड्स में, प्रॉपर लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन बुक में तो मिल ही जाएगी, है ना। बट इसको समझना है आपने को, समझ में आया? एक ऐसा मैप, एक ऐसा सिटी मैप जिससे आप इस बोर्ड पे, मान लो इस बोर्ड पे सभी पॉइंट्स को आप एक लोकेशन दे पाओ। तो आप कैसे इस बोर्ड पे हर पॉइंट को लोकेशन दे पाओगे? सपोज आपने इसको और इसको डिफाइन कर दिया, एक्स को और वाई को, तो आप हर पॉइंट की पोजीशन बता सकते हो। अब बट अगर जैसे आप इसको हटा दो, कि आपको अगर कहा जाए इसको यूज़ नहीं करना, तो आप कैसे बताओगे कि ये पॉइंट कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा और ये कौन सा? अगर ये वाली लाइन आपको मेरी लास्ट वाली समझ में आती है, इट मीन्स यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये कुछ एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं हम कुछ और कॉन्सेप्ट लाइक स्केलर एंड वेक्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा इस क्लास का भी, इस चैप्टर का भी। और दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड फिजिक्स, गुड बाय।